का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। खबरों पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें। आपको बताएं कौन सी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी आज गेहूं की खबर से। गेहूं की फसल पर क्यों बढ़ रही चिंता? क्या और महंगी होंगी मोबाइल सेवाएं? बैंकों ने यह क्या कर दिया? अदानी के कारण परेशान है बैंकिंग स्टॉक्स। शेयरों के बदले कर्ज का मर्ज और क्यों घटा विदेशी मुद्रा भंडार? बीते हफ्ते विदेशी मुद्रा भंडार में तेज गिरावट आई। क्या वजह है इसकी, यह समझेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी समूह है, उसको समझेंगे और समझेंगे गेहूं से जुड़ी सबसे अहम खबर। शुरुआत यहीं से। सरकार की तरफ से गेहूं पर रिजर्व प्राइस घटाने का असर खुले बाजार में गेहूं की कीमतों पर पड़ा है। दिल्ली में भाव घटकर 2434 रुपए प्रति क्विंटल तक आ गया है। यह भाव 3000 रुपए तक भी हुआ करता था। सरकार ने रिजर्व भाव को घटाकर 2150 रुपए कर दिया है। उधर प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में तापमान बढ़ने का असर गेहूं के उत्पादन पर पड़ सकता है। इसके आकलन के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया। अब आप सोचिए कि सरकार कमेटी गठन कर रही है, इसका मतलब तापमान बढ़ने से यील्ड घटने की चिंता गहरा रही है और जो अभी समीकरण गेहूं के बाजार में बहुत फेवरेबल नहीं है, बहुत अनुकूल नहीं है सरकार के लिए। एक आशंका यह भी है कि इस साल देश में अल नीनो का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हुआ तो मानसून की जो बरसात है वो भी प्रभावित होगी। यानी कि चुनौती केवल गेहूं की फसल नहीं है, अगली फसल खरीफ की फसल भी दिक्कत कर सकती है। सर, पहला सवाल गेहूं के निर्यात को लेकर, क्योंकि गाड़ी वहीं से पलटी थी, वहीं से हमने यू टर्न लिया था। क्या सरकार इस साल भी गेहूं के निर्यात को लेकर दबाव में रह सकती है? गेहूं के निर्यात को लेकर सरकार दबाव में है और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, ये बात संकेत पहले से दिए जा चुके हैं। लेकिन जो बड़ा घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों का है वो ये कि सरकार ने अब सरकारों के बीच जो गेहूं का निर्यात होता है उसको भी नियंत्रित करने का फैसला किया है, उसके संकेत दिए हैं। ताजे आंकड़े बताते हैं कि जितना इंटरगवर्नमेंटल एक्सपोर्ट है, यानी एक सरकार दूसरे सरकार को जो वहाँ के खाद्य कार्यक्रम के लिए निर्यात करती है या मानवीय सहायता के रूप में निर्यात करती, वो निर्यात भी सीमित किया जा रहा है। उसको सीमित किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में वो निर्यात कम हुआ है। पहले भारत, बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों को गेहूं सरकारों के बीच निर्यात करता था। प्राइवेट निर्यातकों को तो निर्यात की छूट पिछले साल बंद ही हो गई थी मार्च में उसके बाद। लेकिन अब क्रमशः दिसंबर में इसे और भी कम कर दिया गया। ताजे आंकड़े बताते हैं कि केवल भूटान को नवंबर में 375 टन गेहूं का निर्यात किया गया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि जिस पर चर्चा हम अगले सवाल के जवाब में करेंगे। गेहूं की फसल को लेकर बेहद परस्पर विरोधी और परस्पर कंट्राडिक्टरी आकलन सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, अल नीनो का खतरा इस बार मानसून पर दिखाई दे रहा है। इन दोनों परिस्थितियों में सरकार अनाज के भंडार को लेकर किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहती और इसलिए इंटरगवर्नमेंटल एक्सपोर्ट को भी कंट्रोल करने की या उसे सीमित करने की बात की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के भीतर एक समिति बनाई गई है। वो समिति स्पेसिफिकली किसी देश से आने वाली गेहूं की मांग पर विचार करेगी और उसकी आबादी के हिसाब से, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसे गेहूं देने की या गेहूं की आपूर्ति करने की छूट दी जाएगी। अब आप शुभम देखिए, एक साल के अंदर परिस्थितियां कहां से कहां पलट गईं। एक साल पहले हम फरवरी मार्च में वीट डिप्लोमेसी की, दुनिया को फूड आपूर्ति करने की बात कर रहे थे और हम एक साल बाद ठीक जब गेहूं की फसल सामने खड़ी है तो सरकार जिन चैनल्स के जरिए आमतौर पर गेहूं भेजती है दुनिया के देशों की खाद्य संकट की सहायता के लिए, वहाँ भी चुनौती दिखाई दे रही है। सरकार की सुरक्षा और हिफाजती प्रयास महत्वपूर्ण है, पर बाजार इसे दूसरी तरह से पढ़ता है। बाजार इसे हमेशा अनाज भंडार पर दबाव के तौर पर पढ़ता है और इसलिए अनाज के बाजार में, गेहूं के बाजार में अगले 3-4 महीने बेहद उतार चढ़ाव भरे होने वाले हैं। सर, गेहूं की फसल पर मौसम की मार का भी खतरा पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है? पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। उसकी दो वजह है। पहली चीज़ तो ये कि आमतौर पर जो तापमान हम मार्च के आखिरी हफ्तों में देखते हैं वैसा तापमान हमें फरवरी में दिखाई देने लगा है। और अब जो गेहूं के उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं भारत के जहाँ से सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल आती है, रबी की फसल आती है, वहाँ पर अब औसत तापमान दिन का, हालांकि रेंज बड़ा है लेकिन 20 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है, जबकि 15 डिग्री तक के तापमान को गेहूं के लिए कटाई के समय तक उचित माना जाता है। और इसलिए ये चिंता बढ़ रही है कि गेहूं
फसल आते आते तक, कटाई होने तक, यानी कि फसल की कटाई होने के बाद शुरू होती है, तब तक गेहूं की उपज या पैदावार में या यील्ड में कमी हो सकती है। सरकार की तरफ से एक समिति भी इस बात पर बनाई गई है जो इसकी पड़ताल करेगी। और इस दबाव के कारण बाजार के अंदर गेहूं की शॉर्टेजेस होने और कीमतें ज़्यादा होने की चुनौती है। अब देख रहे हैं कि अभी सरकार ने अपने भंडार से भी गेहूं बेचना शुरू किया, लेकिन बाजार में कीमतें अभी भी एमएसपी से ऊपर बनी हुई हैं। और दूसरा बड़ा खतरा इस साल एल नीनो को लेकर है, जो एक लंबे समय की आशंका है, चिंता है। मौसम के पैटर्न को अगर देखें तो 2007 और 2013 में जिस तरीके के मौसम के पैटर्न फरवरी मार्च में दिखाई दिए थे, अगर हम मौसम के पुराने आंकड़े देखें, जो हम देखने की कोशिश कर रहे थे और बादलों की और चार्ट की स्थिति देख रहे थे, लगभग वैसा ही पैटर्न इस साल बन रहा है। 2007 में एल नीनो आया था, 2008 में भारत ने पार्शियली ड्राउट का सामना किया था, 2013 में ऐसी स्थिति बनी थी, 2014 में वो स्थिति बनी थी। अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि एल नीनो को बनने में और उसका असर आने में 3 से 4 महीने लगते हैं, लेकिन जितने भी मौसम विज्ञानी हैं भारत के और विदेश के, वो इस साल को एल नीनो का साल मान रहे हैं, इसके होने की संभावना दिख रही है। और अगर एल नीनो का खतरा बनता है तो दक्षिण पश्चिम का मानसून, जो भारत की खरीफ की फसल का सबसे महत्वपूर्ण मानसून है और भारत की फसल का सबसे महत्वपूर्ण मानसून है, उस पर असर दिखाई देगा, उस पर बड़ा असर पड़ सकता है। और इसलिए भी शायद सरकार की सुरक्षा इस तरफ है कि जो अनाज का भंडार है उसे कम से कम मानसून की तस्वीर साफ होने तक सुरक्षित रखा जाए, उसको लेकर कोई बड़ा जोखिम न लिया जाए। तो मौसम इस साल माफिक नहीं दिख रहा है और उसके संकेत हमें फरवरी में तापमान बढ़ने को लेकर दिखाई देने लगे। एल नीनो कई मामलों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इस साल की सबसे बड़ी खबर होने वाली है और उस पर हमारी निगाह बराबर रहेगी। बिल्कुल। मुफ्त में मिलने वाली इंटरनेट सेवाओं के लिए पैसे लगना शुरू हो गए हैं। पहले ट्विटर ने ब्लू टिक के लिए पैसे चार्ज करने की शुरुआत की और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम भी कुछ देशों में वेरीफाइड अकाउंट के लिए पैसा लेना शुरू कर रहे हैं। गूगल तो जीमेल की स्टोरेज बढ़ाने के लिए पहले से ही पैसा ले रहा है। चर्चा यह भी है कि देश की टेलीकॉम कंपनियां जल्द नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे OTT प्लेटफॉर्म से इंटरनेट सेवा के लिए पैसों की मांग कर सकती हैं। सर, पहला सवाल इंटरनेट पर मिलने वाली सेवाओं का। माना जाए कि जो फ्री सेवाओं का था, मुफ्त सेवाओं का था दौर खत्म? मुफ्त सेवाओं का दौर तो खत्म हो गया और ये खत्म होने की उल्टी गिनती पिछले साल से शुरू हुई थी और 2 तरह से शुरू हुई थी। हम पीछे तार जोड़ें। पहली चीज़ तो ये कि जब रेगुलेटर्स ने कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देना शुरू किया था और एडवर्टाइजिंग के जरिए या डेटा प्राइवेसी के नियम सख्त होना शुरू हुए थे। जब तक सेवा मुफ्त थी तब तक हम और आप बिक रहे थे, हमारी प्राइवेट सूचनाएं बिक रही थी। भारत में तो अभी प्राइवेसी को लेकर उतनी सक्रियता, सख्ती नहीं है, अभी तो कानून भी संसद की देहरी तक आगे पीछे लौटता रहा है। पर दुनिया में प्राइवेसी को लेकर, निजताओं को लेकर जो सख्ती दिखाई दी, उसके बाद कंपनियों के हाथ काफ़ी बंध गए हमारी व्यक्तिगत सूचनाओं को लेने में और पूरा कारोबार इस पर चलता था कि हम क्या खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ढूंढते हैं, पहनते हैं, उड़ते हैं, बात करते हैं, यही सूचनाएं बाद में एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनकर किसी एडवर्टाइजर के पास पहुंचती थी। और उसके बाद से इस बात की संभावना बनने लगी थी कि कंपनियां अपनी सेवाओं का, खासतौर से सोशल नेटवर्क, अपनी जो मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं उन पर चार्ज लगाना शुरू करेंगे। इंस्टाग्राम वाली तो कोशिश पिछले साल से यूएस में शुरू हो गई थी। ट्विटर को घाटे से बचाने के लिए एलन मस्क के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो ब्लू टिक, जिसको कि एक इंपॉर्टेंट क्रेडिबिलिटी का साइन माना जाता था, उसे बेचना शुरू कर दे। और अब ब्लू टिक की कमर्शियल ब्लू टिक्स पूरे दुनिया में दिखने लगे। फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, माना जा रहा है कि व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज भी एक निर्धारित सीमा के बाद पेड हो जाएंगी, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो पूरा रेवेन्यू मॉडल है सोशल सर्विसेज का, और चूंकि सोशल सर्विसेज जिनके आधार पर स्टार्टअप्स की तरफ से बहुत सारी मुफ्त सर्विसेज देना शुरू हुई थी, क्योंकि आप जोमेटो का ऐप रखने के लिए पैसा नहीं देते, बल्कि जोमेटो की सेवा उपयोग करने के लिए जो पेमेंट करते हैं किसी दूसरे कंपनी की सेवा लेकर, वहां से कंपनी पैसा लेती है। एक पूरा नया रेवेन्यू मॉडल बाजार में अब विकसित होना शुरू होगा, जिसकी शुरुआत वही लोग कर रही हैं, वही कंपनियां कर रही हैं जिन्होंने ये मुफ्त सेवाएं चाहे वो सिखाई हैं, जिन्होंने जो जीमेल में आपको मुफ्त रखते थे, जो आपको फेसबुक मुफ्त देते थे, जो आपको ट्विटर मुफ्त देते थे। इसका असर इस पूरे इकोसिस्टम की उन कंपनियों पर कितना पड़ेगा जो कंपनियां अभी शुरुआत कर रही हैं, जिनका मानना था कि लोग मुफ्त में सेवा लेने के कारण हमारी सेवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बड़ी उथल पुथल है आईटी सर्विसेज के बाजार में। घाटों के कारण कंपनियों ने नौकरियों में छटनी की है, खर्च में कमी की है, ब्याज दरें महंगी होने के कारण उनकी पूंजी की लागत बढ़ रही है, और उसका सबका समाधान निकालने के लिए अब वो चीज़ें
उन चीज़ों के लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है जिनके बारे में आपने 5 साल पहले कभी सोचा भी नहीं था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या गूगल के स्पेस के लिए आपको पैसा भी देना पड़ सकता है। इसके बाद ग्राहकों का व्यवहार क्या रहेगा, ये देखने वाली बात होगी कि क्या ग्राहक पैसा देकर भी ये सेवाएं लेना चाहेंगे या वे इससे नहीं जुड़े रहेंगे। इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत पिछले साल से ही, जैसा अंशुमान जी ने बताया, हो गई थी। पिछले साल इकोनॉमिकम ने, अगर आप नियमित दर्शक हैं मनी 9 के तो आप इकोनॉमिकम देखते होंगे, इकोनॉमिकम में एपिसोड नंबर 5 था। तब ये बताया था अंशुमान जी ने कि एक बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है डिजिटल इकोनॉमी में, और उसमें साफ इशारा ये दिया था कि आने वाले दिनों में ट्विटर, फेसबुक, हो सकता है इनके लिए आपको पैसा देना पड़े। और देखिए 1 साल बीता और हम वहां आ गए कि जब ब्लू टिक के सहारे पैसा लेना शुरू कर दिया गया। सर, अगली खबर जो थी वो ये भी है कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये OTT प्लेटफॉर्म से पैसा ले सकती हैं, तो क्या इसका परोक्ष रूप से असर हमारे मोबाइल के बिल में पड़ेगा? हाँ, अब ये दूसरी बहस और दूसरी चर्चा भारत में शुरू हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दूरसंचार विभाग से दूरसंचार कंपनियों ने ये कहा है और रेगुलेटर से ये कहा है कि जो कंटेंट का कंजम्पशन या जो सूचनाएं, जो मनोरंजन हमारे पास मोबाइल के जरिए आता है, उससे प्रदान करने वाली कंपनियों से एक कैरेज फीस, एक तरीके का किराया टेलीकॉम कंपनियों को दिलवाया जाए। इस मॉडल को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनी ने एक सड़क बना दी, उस सड़क के ऊपर नेटफ्लिक्स की कार चलती है और नेटफ्लिक्स की कार में बैठने का आप पैसा देते हैं, पर नेटफ्लिक्स उस कार को चलाने के लिए सड़क बनाने वाले को कोई पैसा नहीं देती। तो आप जो मनोरंजन ले रहे हैं उस मनोरंजन के लिए आप नेटफ्लिक्स को तो पैसा दे रहे हैं, पर ये अमेजन प्राइम को पैसा दे रहे हैं, किसी भी दूसरी कंपनी की सेवा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर जिस मोबाइल सर्विस के जरिए आ रही वहाँ भुगतान तो मोबाइल सर्विस के इस्तेमाल का कर रहे हैं, डेटा का कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी सुविधाएं आपको मिल रही हैं वो मुफ्त हैं। और यहां से भारत में 2 प्रमुख कंपनियां हैं और दोनों कंपनियां शायद इस तरफ आने वाले समय में बढ़ेंगी। दूरसंचार विभाग से इस बात पर बात कर रही हैं। शायद दूरसंचार विभाग ने ऐसी खबरें हैं कि इन ऑपरेटर से जो भारत में कंटेंट बेचते हैं, मनोरंजन का अलग अलग तरीके की सेवाएं देते हैं, उनसे बात करनी भी शुरू की है। ये एक किस्म की कैरेज फीस होगी। भारत में कैरेज फीस का प्रयोग पहले होता रहा है, अभी भी होता है। दूरसंचार कंपनियां जब कोई इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कैरी करती हैं तो उसके लिए वो कैरेज फीस पे करती हैं एक दूसरे ऑपरेटर्स को। इसके अलावा एक फ़ीस और भी पे करती हैं जब किसी नेटवर्क से उठने वाली कॉल किसी दूसरे नेटवर्क पर टर्मिनेट होती है, यानी वोडाफोन के नेटवर्क से उठी कॉल अगर जियो पर टर्मिनेट होती है तो एक इंटरकनेक्शन चार्ज का स्ट्रक्चर भारत में बनाया गया। लेकिन पहली बार कंटेंट को लेकर कैरेज फीस की बात शुरू हुई है। उसकी वजह शुभम यह है कि ताजे आंकड़े बताते हैं कि टेलीकॉम नेटवर्क्स पर जो ट्रैफिक फ्लो है उसमें 70% ट्रैफिक फ्लो वीडियोस का है, यानी 70% डेटा का कंजम्पशन, डेटा का इस्तेमाल लोग वीडियो देखने के लिए कर रहे हैं। और चूंकि ये कंपनियां जो आपको नेटवर्क दे रही हैं, जो सर्विस दे रही हैं, ये खुद अपने वीडियोस नहीं बनाती हैं, इनके पास कंटेंट नहीं है, ये तो आपको केवल नेटवर्क की सर्विस दे रही हैं, इनकी पाइपलाइन के जरिए आपके पास तक सूचनाएं पहुंच रही हैं। 5G आने के बाद एक कंजम्पशन और कई गुना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला टीवी सेट ही उनका मोबाइल है, उनका पहला डेटा इंटरेक्शन ही मोबाइल है। तो इसलिए एक और बड़ी हलचल बाजार में शुरू होने वाली है। नतीजा इसका अंततः क्या होगा कि यदि दूरसंचार कंपनियां इस बात पर दबाव बनाएंगी कि कंटेंट बनाने वाली कंपनियां या मनोरंजन देने वाली कंपनियां मोबाइल पर कोई कैरेज फीस लगाएं, तो वो कंपनियां फिर आपसे उसकी वसूली करेंगी। इसलिए मोबाइल बिल महंगे होंगे या आपका सब्सक्रिप्शन महंगा होगा, ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी, पर ये चर्चा भी शुरू हो गई। और इस साल अगले 6 महीनों में कहीं ना कहीं इस मामले में आप कंटेंट प्रोवाइडर और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच चर्चा और एक मॉडल की जद्दोजहद शुरू होती जरूर देखेंगे। अगली खबर को बहुत गौर से कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना समझना। IBC के तहत फंसे हुए कर्ज की वसूली में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें यह शक उठता है कि बैंकों ने नियमों की अनदेखी कर लिमिट से कई गुना लोन बांट दिए। लिमिट से कई गुना लोन बांट दिए का मतलब यह है कि कंपनी की हैसियत तो थी 100 रुपये का कर्ज लेने की, लेकिन नियमों की अनदेखी करके लोन दे दिए गए 200 रुपये के, 300 रुपये के। वसूली की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पता चला कि कर्ज लेने वाले के पास कर्ज चुकाने के लिए ज़मीनी स्तर पर कैश फ्लो तो है ही नहीं और ना ही उतनी संपत्तियां हैं। 2016 में IBC के लागू होने के बाद ऐसे 165 मामले सामने आए हैं जिनमें बैंकों का कर्ज लेने वाले से 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली करनी थी और मिला केवल 6.94 लाख करोड़ रुपए, लेकिन ज़मीनी स्तर पर केवल 40,000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। यानी बैंकों की वसूली गई करीब 94% हिस्सेदारी सीधे डूब गई। 94%। सोचिए कि 100 रुपये का कर्ज बैंकों ने कंपनियों को दिया,
वो डिफ़ॉल्ट कर गई, डूब गई, दिवालिया हुई। जब आई और उनकी संपत्ति बेचने पहुंचे तो केवल 6 रुपए की संपत्ति मिली, 94% लोन डूब गया। लोन कहाँ से आता है? हमारी आपकी जमा से और टैक्सपेयर की मनी से ये बैंक रीफाइनेंस किए जाते हैं, रिकैपिटलाइज किए जाते हैं। इसलिए ये खबर आपके लिए जानना समझना जरूरी है। सर, बैंकों के ये डिफ़ॉल्ट क्या इकोनॉमी की सुस्ती की वजह से है? यहाँ से आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा, बहुत सारे तार जुड़ते दिखाई दे रहे होंगे जब हम लगातार इस कार्यक्रम में कर्ज की बात करते हैं, बैंकों के फंसे हुए कर्ज की बात करते हैं, कंपनियों की आर्थिक क्षमता कर्ज लेने से पहले उनकी कर्ज चुकाने की क्षमता की बात करते हैं, तब यहाँ ये सवाल उठता है। ये जो आंकड़ा आया है IBC से, यह आंकड़ा हमें बताता है कि बैंकों ने क्या जानबूझकर ये जानते हुए भी किसी कंपनियों को कर्ज दिए। 40,000 करोड़ की एसेट और 6,94,000 करोड़ के क्रेडिट दिए गए कंपनियों को, और वसूली कितने की हुई? 1,000 करोड़ रुपए की। ये इससे ये दिखाई देता है कि कंपनियों ने को दिए गए कर्ज में बैंकों ने एक सामान्य व्यवस्था का पालन भी नहीं किया, जो कि एसेट्स और कैश फ्लो देखकर दिखाई देता है। अब बैंक इस बात के लिए मजबूर है कि IBC में जाकर 94%, 95% हेयर कट ले रहे हैं, यानी ये 94% पैसा कर्ज का वापस नहीं आएगा, ये डूब जाएगा। बैंक अपने मुनाफे से इसकी प्रोविजनिंग कर देते हैं और चीजें जहां की तहां हो जाती हैं। यहां से जो सवाल शुभम ने पूछा, वो सवाल उठना जायज है कि ये कंपनियां केवल आर्थिक सुस्ती के कारण, इकोनॉमिक डाउनटर्न के कारण परेशान हुई, डूबी और उनमें कर्ज फंसा, या ये कुछ दूसरी ही तैयारी थी कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के कामकाज को, कंपनी के प्रोजेक्ट की भविष्य की संभावनाओं को चमकाकर बड़ा कर लेने की और उसके आधार पर बैंकों से कर्ज ले लेने की। कहीं ना कहीं IBC की प्रक्रिया से यह भी निकल कर आया है कि ये सारा बैंकों का कर्ज सिर्फ आर्थिक संकट के कारण नहीं डूबा है, ये बैंकों के गलत फैसलों के कारण हुआ है। और बैंकों के गलत फैसलों के कारण हुए कर्ज डूबने के कर्ज की घटनाएं हमने पिछले 2-3 साल में, 4 साल में निकलती हुई देखी हैं, जो काफ़ी समय से चल रही कि बैंकों ने सही फैसले नहीं लिए और कर्ज डूब गया है। और अब ये आंकड़े 164 मामले, बड़ा नंबर है 164 केसेस का, 164 केसेस जहां बैंक ये समझ ही नहीं पाए कि कंपनी जितना कर्ज ले रही है उसके बराबर उसके पास एसेट्स भी हैं, उसका कारोबार चलेगा भी कि नहीं। इसमें शायद ये मामला रिजर्व बैंक की निगाह में भी आएगा और रिजर्व बैंक बैंकों से इस मामले में सवाल जवाब करेगा। मुझे इस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही कि IBC के इन नतीजों की रोशनी में शायद रिजर्व बैंक को अपने लेंडिंग के नियमों में बैंकों को बदलने के लिए कुछ जरूर कहना पड़ेगा कि कम से कम किसी कंपनी को अगर लेंडिंग की जाए तो ये तो देखा जाए कि उससे रिकवरी की संभावना कितनी दिखाई देती है। बिल्कुल, आम आदमी कर्ज लेने पहुंचे तो उससे तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, उसको कर्ज लेने में दिक्कत होती है, कंपनियों को अनदेखी करके बड़े बड़े कर्ज मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर को। सबसे बड़ी खबर एक बार फिर अदानी ग्रुप से जुड़ी खबरें सुर्खियों से हटने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को ग्रुप से जुड़ी कई खबरें सामने आई और उनका असर शेयर बाजार पर, कंपनी के शेयरों पर दिखा। कंपनी के शेयरों का क्या हाल है, पहले आपको यह बता दूं, आज फिर एक बार मौका था जब कंपनी के कुछ शेयरों में लोअर सर्किट लगा अदानी ग्रीन में 5% का, लोअर सर्किट लगा अदानी टोटल में 5% का, लोअर सर्किट लगा अदानी विलमेर में 5% का। एक अपर सर्किट भी था, अपर सर्किट था अदानी पावर में। अदानी पावर का शेयर 5% ऊपर था। बड़ी गिरावट अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में भी दिखी, 6.5% करीब टूट गया शेयर, 6.5% एक दिन में। इसके अलावा हल्की फुल्की तेजी ACC में थी, हल्की फुल्की तेजी अदानी पोर्ट्स में थी, लेकिन अदानी विलमेयर 2.5% नीचे था, अंबुजा सीमेंट 1% से ज़्यादा टूटा हुआ था। यानी कि कमोवेश देखिए तो गिरावट वाले शेयर, बिकवाली वाले शेयर ज़्यादा थे। हालत ये हो गई कि अदानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप अब $100 अरब भी नहीं बचा है। अदानी ग्रुप की कमाई, कैश फ्लो और कर्ज की देनदारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और उनका असर बाजार के ग्रुप की कंपनियों पर दिख रहा है। ग्रुप की विदेशी कंपनी को लेकर नई खबरें आ रही हैं और उसमें भी बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ रहा है। बैंक शेयरों में लगातार गिरावट बनी हुई है। इस वजह से 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब तक बैंक निफ्टी 4.5% से ज़्यादा टूट चुका है। 4.5% की गिरावट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अब तक बैंकिंग शेयरों में, बैंक निफ्टी में देखी गई है। सर, पहला सवाल, अदानी समूह पर, कंपनियों के कैश फ्लो पर या उनके कर्ज से निवेशक पढ़ने की कोशिश क्या कर रहे हैं?
जैसा हम लोग शुभम शुरुआत से चर्चा कर रहे थे कि अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अडानी समूह की कर चुकाने की क्षमता कितनी है, और कर चुकाने की क्षमता किसी भी कंपनी के कैश फ्लो के आधार पर, उसके भविष्य के कारोबारों के आधार पर देखी जाती है। तो अभी जो एक ताज़ी नई रिपोर्ट आई जिसके बाद आज अडानी समूह के शेयरों में हमें और ज़्यादा नया दबाव दिखाई दिया। अडानी समूह ने $135 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद, यानी जनवरी के अंत में जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद लूज़ की है, और का बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को और कॉमन इन्वेस्टर्स को हुआ है। 14 फरवरी को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में जो फाइलिंग की उसमें मैं अपने कैश फ्लो को लेकर अपनी कैश फ्लो का पिक्चर दिया, कैश फ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट का नंबर दिया, उसे निवेशक ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी ने अपने स्टॉक्स जो हैं उन्हें भी कैश इक्विवेलेंट में शामिल किया है, और क्योंकि वो स्टॉक्स प्लेज भी किए गए थे, कहीं स्टॉक प्लेजिंग पर हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि एक रिपोर्ट आई है कोटक सिक्योरिटीज़ की जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि अडानी समूह के स्टॉक्स की प्लेजिंग को लेकर तमाम सवाल उठे, और जब दबाव बना था तो हम तुम्हें याद होगा कि अडानी समूह ने 4000 करोड़ रुपये तत्काल वापस किए थे स्टॉक्स के बदले। अब यहाँ से सवाल उठ रहा है कि जो स्टॉक्स प्लेज हैं उनको कैश वैल्यूएशन में शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनकी तो कीमत लगातार गिर रही है और वो वैल्यू गिर रही है, और इसकी रोशनी में यह समझने की कोशिश की जा रही है, और मार्जिन डिपॉजिट्स को भी अडानी समूह ने इसमें शामिल किया है। ये सब कुछ इस रोशनी में देखा जा रहा है कि कंपनी अपने कर्ज की वापस देनदारी चुका पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और यही वो दबाव है जिसकी वजह से बाजार में शेयरों में भरोसा नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। इसीलिए आज हमने शेयर बाजार में फिर अडानी के स्टॉक्स में गिरावट देखी। अडानी एंटरप्राइजेज एक दिन में एक बार 9.4% तक टूट गया था, उसके बाद हमने इसमें रिकवरी होती दिखाई दी। हालांकि इस निफ्टी के इंडेक्स में जो चेंज हुआ उसमें अडानी समूह के लिए अच्छी खबर आई थी, पर उसका असर बाजार के सेंटिमेंट पर पे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। सर, फोर्ब्स की भी एक रिपोर्ट आई, वो पारदर्शिता को लेकर इशारा कर रही है, क्या बता रही है ये रिपोर्ट? फोर्ब्स की रिपोर्ट ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो सवाल उठाए गए थे, जिस बिंदु पर उंगली रखी गई थी उसे और खोलकर जांच पड़ताल करने की कोशिश की। अडानी समूह ने उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, सेबी की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं आया, पर उस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी समूह की जो विदेश में काम करने वाली कंपनियां हैं, जो सब्सिडीरीज हैं, जिनके ऊपर ये तमाम किस्म के आरोप हैं कि वो कंपनियां सिंगापुर के जरिए, मॉरिशस के जरिए या दुबई के जरिए काम करती हैं, और उनमें से कुछ कंपनियों की जांच एफपीओ के मामले में सेबी भी कर रहा है। सब ऐसी बात चर्चा में आई थी कि सेबी ने सरकार को बताई है। इन कंपनियों ने अंबुजा सीमेंट के अधिग्रहण से पहले अडानी समूह के शेयरों के बदले रूस के किसी बैंक से कर्ज लिया था, और यहाँ से अब अंबुजा समूह का पूरा जो टेकओवर है ना, वो किस्म का टर्निंग पॉइंट दिखता है, जिस पर हमने इस बार के इकोनॉमिक में चर्चा भी की है कि वहाँ से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। अभी स्पष्ट रूप से भारत के किसी नियामक ने अडानी समूह के साथ जो काम करने वाली, या अडानी समूह के निदेशकों की, उनके परिवार के सदस्य की, उनके भाई की जो कंपनियां हैं जिसमें वो डायरेक्टर है, उनकी जांच के लिए स्पष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन धीमे धीमे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खबरें निकलकर सामने आना शुरू हुई हैं कि जो विदेश में काम करने वाले संचालन थे, इनको लेकर तमाम तरीके के सवाल, तमाम तरीके के संदेह हैं। सेबी इस मामले पर क्या कहती है? सेबी ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, पर यह एक नया डेवलपमेंट था, एक नया विस्तार था। बात घूमकर वहीं आती है कि कर्ज लेने की हर उस तरीके की कोशिश की गई जिसके जरिए से कर्ज मिल सके और दुनिया में कहीं से कर्ज जुटाया जा सके। सर, बैंकिंग शेयरों पर दबाव देखा गया, रिपोर्ट आने के बाद 4.5% से ज़्यादा बैंक निफ्टी गया। बैंकिंग शेयरों में इतना दबाव क्यों? अभी बैंकिंग शेयरों में दो वजह से दबाव है। एक दबाव तो अडानी समूह को लेकर है, क्योंकि धीमे धीमे जब ये कैश फ्लो के इक्वेशंस, कर्ज चुकाने की क्षमताओं के संदर्भ में आते हैं, तो भारतीय बैंकों ने तो काफ़ी कर्ज दे रखा है अडानी समूह को, बड़े एक्सपोजर्स हैं, तो उनको लेकर भी दबाव है। दूसरा ये कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर थोड़ा और भी सेंटिमेंट अच्छा नहीं है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण बैंकों को महंगे डिपॉजिट्स लेने पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये तार अडानी समूह पर बढ़ते दबाव और सवालों के कारण भी जुड़े हुए हैं। पर बैंक निफ्टी चूंकि बाजार का दूसरा महत्वपूर्ण सूचकांक है और उसमें तेज गिरावट दिखाई दे रही है, तो वो उसके तार यहाँ से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के आंकड़ा देखें जो आपकी स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से 5% तक गिर चुका है। तो ये क्योंकि अगर आप बैंकों के क्रेडिट की ग्रोथ रेट इसी दौरान देखें तो बहुत अच्छी रही है, डिपॉजिट की ग्रोथ रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। तो केवल बैंकों का सेंटीमेंट तोड़ने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम, अगर आप न्यूज़ ट्रिगर के हिसाब से देखें तो यही एक घटनाक्रम है अडानी समूह के साथ, जो हमें बैंक निफ्टी पर असर करता दिखाई देता है।
शेयर बाजार से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों के बीच शेयर गिरवी रखकर कर्ज उठाने का चलन बढ़ने लगा है। दिसंबर तिमाही के दौरान निफ्टी की कंपनियों के प्रमोटर के बीच शेयर के बदले कर्ज उठाने के ट्रेंड में करीब 1.6% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान BSE 500 इंडेक्स की 87 कंपनियों के प्रमोटर ने भी शेयर गिरवी रखकर कर्ज उठाया। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी क्यों अपने शेयर गिरवी रखकर पैसा जुटा रही हैं? ये एक और किस्म का दुष्चक्र है, या और कंपनियां चूंकि शेयर का इस्तेमाल अपने एसेट्स के तौर पर करती हैं। जो ताज़ा आंकड़ा कोटक सिक्योरिटीज़ का हमारे पास आया, उसमें जो वैल्यू ऑफ प्रमोटर प्लेज्ड होल्डिंग्स है वो करीब 1.61% बढ़ी, जो बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। करीब शुभम 2.2 लाख करोड़ रुपए के प्रमोटर्स के शेयर प्लेज्ड हैं 2.2 लाख करोड़ रुपए के स्टॉक्स प्लेज्ड हैं, जिनके बदले बैंक ने कर्ज लिया है, कंपनियों ने कर्ज ले रखा है। जो बड़ी कंपनियां जिनके नाम हमारे सामने हैं, जिन कंपनियों के नाम अभी सामने आए उनमें लाइट्स मेटल है, उसमें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें वोकहार्ड्ट है, उसमें इमामी और अजंता फार्मा है। इनकी शेयर प्लेज में यानी प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बैंकों के पास गिरवी रख के कर्ज उठाया है। बाकी निफ्टी की निफ्टी की 50 कंपनियों में देखें तो आज भी अडानी पोर्ट्स का हाईएस्ट प्लेज है। 17.3% के आसपास अडानी पोर्ट का हाईएस्ट प्लेज दिखाई देता है। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स है, एशियन पेंट्स है, इंडसइंड बैंक और JSW स्टील है। कंपनियां जब कर्ज लेने के बाकी संसाधनों की से सीमित हो जाती हैं, तब अपने शेयर की वैल्यू को एसेट के तौर पर सामने दिखाकर उससे कर्ज लेती। अब चुनौती यहाँ क्या है कि जब भी अगर स्टॉक की वैल्यू गिरना शुरू होती है तो एक निर्धारित समय के बाद कंपनी को या तो वापस शेयरों की आपूर्ति बढ़ानी पड़ती है अपने पास से बैंक को, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स की कीमत कम हो रही है, या फिर उसे कर्ज चुकाकर अपने शेयर वापस छुड़ाने पड़ते हैं। अडानी समूह को पिछले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद दोनों काम करने पड़े हैं। कुछ स्टॉक्स के बदले कर्ज देकर कर्ज को चुकाकर स्टॉक्स लेने पड़े हैं, और यह भी खबर थी कि कुछ जगह स्टॉक्स की आपूर्ति बढ़ानी पड़ी है, यानी अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी पड़ी। और अगर शेयर बाजार में लंबे समय तक गिरावट चलती रहती है तो कंपनियों के प्लेज्ड शेयरों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जिस कीमत पर प्लेज किए गए हैं उनकी वैल्यू में गिरावट दिखाई देती है। तो प्रमोटर्स की प्लेजिंग आमतौर पर बाजार का एक तकनीकी पैमाना है, लेकिन जब बाजार में गिरावट हो रही हो, कंपनियां कर्ज में हो, तो इस कर्ज को भी महत्वपूर्ण ढंग से देखा जाता है। और इसीलिए शायद अडानी समूह ने अपने कर्ज कम करने की प्रक्रिया में सबसे पहले इसी पर ध्यान दिया था और सबसे पहले इसी को कम करने की कोशिश की थी। इसलिए हमने इस समाचार को आज इसमें शामिल किया है। शेयर बाजार में रिटेल निवेशकों की भागीदारी लगातार कम हो रही है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और सुरक्षित निवेश के विकल्पों पर बेहतर रिटर्न की वजह से जनवरी के दौरान रिटेल निवेशकों का निवेश 34 महीने के निचले स्तर पर आ गया। ऐसे निवेशकों ने जनवरी के दौरान बाजार में सिर्फ 22,829 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो मार्च 2022 में सबसे कम निवेश आंकड़ा है। मार्च 2020 के बाद का अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। फरवरी 2021 की रिकॉर्ड ऊंचाई 58,409 करोड़ रुपए के मुकाबले ये 61% कम है। विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशक भी शेयर बाजार में निवेश से पहले ज़्यादा सावधानी बरत रहे हैं। शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में 6,624 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। इस दौरान घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली की है। ऐसे कम मौके होते हैं जब FIIs, DIIs दोनों ही बिकवाल बन जाएं। हालांकि म्यूचुअल फंड की SIP को लगातार निवेशक अभी भी होल्ड कर रहे हैं, और जो रिडम्पशन है, जो उसके टूटने की रफ्तार है, उनसे पैसा निकालने का वाले लोग हैं, वो लगातार घट रहे हैं। सर, ये ट्रेंड क्या दिखाता है? रिटेल निवेशकों का SIP में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से सीधे नहीं घुस रहे हैं। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म कमिटेड इन्वेस्टमेंट है, और SIP में निवेश करने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर वो सस्टेन कर सकते हैं तो अपनी SIPs बढ़ा रहे हैं, और अपनी ये आमतौर पर लंबे अवधि के निवेश के लिए बाजार में, कंपनियों में, निवेश के सिस्टम में लोगों का भरोसा दिखाता है। पर जो फरवरी का आंकड़ा हमारे पास है उसको आप बाजार के उतार चढ़ाव और आंकड़े के तौर पर देख सकते हैं। आज ही शेयर बाजार का उतार चढ़ाव देखिए, बाजार की शुरुआत कहाँ हुई और बाजार जाकर बंद कहाँ हुआ। कुछ बड़े स्टॉक्स में जो तेज उतार चढ़ाव एक दिन में हमको दिखता है, खासतौर से अडानी समूह के स्टॉक्स को देखें तो एक दिन अपर सर्किट, एक दिन लोअर सर्किट, इससे ज़्यादा जोखिम भरा बाजार कोई नहीं हो सकता। और बाजार में जब तेज वॉलेटिलिटी होती है तो छोटे निवेशक तो खैर पीछे रही जाएंगे। हमने FIs को और FP और DIIs को भी बेचते हुए की बिकवाली करते हुए देखा है। जो छोटे निवेशकों के लिए बाजार बेहद खतरनाक है, बेहद ट्रेचरस है, खासतौर पर ऐसी स्थिति में जब आपको पता नहीं है कि बाजार का अगला रुख क्या होगा। हमने जो पिछले 1 महीने के अंदर तूफान बाजार में उतार चढ़ाव देखा है, उसमें इस गिरावट में ऐसे स्टॉक्स भी फंसे जो आमतौर पर उतने कमज़ोर नहीं थे, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे थे, जो मजबूत थे, उनमें भी हमने तेज गिरावट
गिरावट देखी है, तो छोटे निवेशकों का इस मामले में सतर्क होना, हिचकना स्वाभाविक भी है और ये सही भी रणनीति है कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश को जारी रखें, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव से निकलने के बाद आगे संभावनाएं बनती दिखाई देंगी। पर एफआईआईज की बिकवाली चिंता का विषय है, क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली के कारण रुपए पर, विदेशी मुद्रा भंडार पर गिरावट पे आएगी। हम लोग बाद में आपको विदेशी मुद्रा भंडार की खबर पर भी लेकर आएंगे, लेकिन एफआईआईज की बिकवाली लगातार जारी है। पिछले पूरे साल के अधिकांश हिस्से में हमने विदेशी निवेशकों को बेचते हुए देखा। डीआईआईज भी अब अपनी पोजीशंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद बाजार में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं उनको देखते हुए वो भी बहुत ज़्यादा जोखिम लेने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनी सेंट्रल झटपट। $10 फरवरी को खत्म हफ्ते में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $8 अरब से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, जो 11 महीने में सबसे बड़ी गिरावट है। कुल रिजर्व घटकर $566 अरब के करीब रह गया है। रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने डॉलर खर्च किए, जिसका असर करेंसी रिजर्व पर दिखा। साथ में सोने की कीमतों में आई गिरावट की वजह से भी विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव दिखा है। अगली खबर, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन एक्टिव ग्राहकों का आंकड़ा उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से कुल ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। एक्टिव ग्राहकों की संख्या में कम ग्रोथ की वजह से कंपनी की टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की आशंका घट गई है। जियो की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी नहीं हुई तो भारतीय एयरटेल भी टैरिफ में बढ़ोतरी से परहेज कर सकती है। राहत की खबर आप मान सकते हैं इसको। शनिवार को ही जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्स घटाने का फैसला हुआ है। साथ में पान मसाला और गुटखा पर टैक्स चोरी पर रोक लगाने के उपाय पर भी फैसला किया गया है। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि पेंसिल शार्पनर पर टैक्स की दर को 18% से घटाकर 12% किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रैकिंग डिवाइस पर भी टैक्स की दर घटाई गई है। लिक्विड गुड़ पर भी टैक्स कम किया गया है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पर निगाह रखने की 11 महीने में सबसे बड़ी वीकली गिरावट आई है और इसकी दो वजह विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर का उतना निकलना नहीं है जितना कि डॉलर एसेट्स में और सोने की कीमतों में गिरावट को लेकर है। ये इसलिए दबाव की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही है क्योंकि भारत के निर्यातों में भी तेज बढ़ोतरी या रिकवरी की परिस्थिति बनती नहीं दिख रही है। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर मुलाकात होगी आपसे शाम 7 बजे। जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।